टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार मित्रों, छत्रपति संभाजी महाराज की पावन भूमि में कल शिव जयंती के दिन आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं वंदन करता हूँ छत्रपति संभाजी महाराज को और आप सभी को शिव जयंती की बहुत बहुत शुभेच्छा। पराक्रम, धैर्य और शौर्य की भूमि जिसने स्वराज्य और आत्मनिर्भरता का संदेश पूरे देश को दिया, मैं समझता हूँ कि मराठवाड़ा की जो असीम संभावनाएं हैं उसका एक झलक कल मैंने संभाजी नगर इंडस्ट्रियल सिटी औरिक में स्वयं देखा और यहाँ के औद्योगिक जगत के साथ चर्चा करके बहुत ही आनंद भी आया और उत्साह भी बना कि आगे आने वाले दिनों में मराठवाड़ा जो सांस्कृतिक धड़कन तो वर्षों से रही है, अब ये औद्योगिक क्षेत्र बड़े रूप में बनने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमारी बहन रेखा गुप्ता जी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। आपके माध्यम से रेखा जी को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज तीसरी सरकार हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली प्रचंड बहुमत से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर बनी है। मैं समझता हूँ ये दर्शाता है कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से विकास, घर घर विकास और लोगों तक समावेशी विकास जो हुआ है उसका ही परिणाम है कि तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत भाजपा और एनडीए को मिली है। उल्टे कल मैं औरिक में जब विजिट कर रहा था तो एक हाउसकीपिंग का व्यक्ति मुझे मिलकर उसने मुझे कहा, मैं आपसे फ़ोटो ले सकता हूँ? मैंने कहा हाँ लो, फ़ोटो लो। तो हम बाहर आए और फ़ोटो ली तो कहता है मुझे कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने कहा किस बात से? बोलता है मुझे घर मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना से। पहले शौचालय बन गया था, कुकिंग गैस मिली है मुझे अपने घर में, और हमारे सड़कें बन गई हैं, ग्रामीण सड़कें हमारे गांव तक। और हम सब लोग शेतकरी थे, उनके पिताजी शेतकरी परिवार का एक युवा लड़का, और जो उसके मुंह पे चमक थी, जो उसमें उत्साह था, वो देख के वास्तव में बहुत ही आनंद आया, बहुत ही दिल प्रसन्न हुआ कि जमीनी स्तर तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है वो बिना भेदभाव के गरीब से गरीब व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उन तक पहुंचा है। और आगे भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तीसरी टर्म में 3 गुना ज़्यादा काम, 3 गुना तेजी से काम, 3 गुना ज़्यादा प्रभावी काम और 3 गुना ज़्यादा परिणाम इस तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार करेगी, उसके लिए संकल्पित है। मित्रों, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को देश को समर्पित किया था 29 सितंबर 2024 को, तब उन्होंने कहा था भारत ने प्रगति करनी चाहिए पर साथ ही साथ अपनी विरासत को भी संभाल के रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से महायुति की सरकार ने अंतिम मोहर लगाकर औरंगाबाद का नाम भी बदलकर संभाजी नगर किया 2023 में, जिस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पे बड़ा काम हो रहा है, चाहे वो अजंता अलोरा हो, चाहे वो दौलताबाद का फोर्ट हो, चाहे वो हजूर साहिब का नांदेड़ में
गुरुद्वारा हो, चाहे वो जो तीनों ज्योतिर्लिंग हो, वृषणेश्वरा मंदिर हो, औंधा नागनाथ मंदिर हो, वैजनाथ ज्योतिर्लिंग हो, मैं समझता हूँ जो ऐतिहासिक विरासत संभाजी नगर में है वही आगे चल के विकास के साथ जोड़ेगी मराठवाड़ा को, तेज विकास के साथ और तेज समृद्धि के साथ जोड़ने का काम करेगी। कल की हमारी पहली बड़ी ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के विजिट में यहाँ के छोटे बड़े उद्योग के जगत के लोगों के साथ जो मिलने का आनंद आया, जिस प्रकार से कनेक्टिविटी वहाँ पे बनाई गई है, जिस प्रकार से वहाँ पे बिजली हो, पानी हो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, क्षेत्र की हरियाली हो, एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री रखने का काम हो, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर औद्योगिक विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 ऐसे शहरों के माध्यम से तैयार करने का निर्णय लिया है और एक उसमें से पहले 4 शहरों में से एक था, सफल प्रयोग रहा है और मैं समझता हूँ लगभग 60,000 करोड़ जो निवेश इस क्षेत्र में आया है, आने वाला है। आगे चल के हम इसका विस्तार करने वाले हैं और बड़े रूप में यहाँ पे नौकरियों का साधन बनेगा। अंदाजन 2 लाख युवा युवतियों को यहाँ पर इस क्षेत्र को रोजगार मिलेगा और कई सारे छोटे बड़े विषयों पे कल हमारी चर्चा हुई, जिसपे हमने निर्णय लेके और कैसे तेजी से आगे बढ़े यहाँ के क्षेत्र का काम, उसकी चर्चा की। मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का बार बार आग्रह रहता है कि हमने हर एक को पर्याप्त अवसर मिले, हर एक का कौशल विकास हो, हर एक को अच्छी शिक्षा मिले, स्टार्टअप्स में हमारे जो युवा युवती जुड़े हैं उनको और प्रोत्साहन देने का काम करें, अनुसंधान के ऊपर बल दें। ये सभी विषय कल भी चर्चा में आए। हमने 20,000 स्क्वायर फुट का और एक की जो बिल्डिंग है ऑफिस बिल्डिंग, उसमें 20,000 स्क्वायर फुट का एक कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने का कल निर्णय लिया है। साथ ही साथ लगभग 10,000 स्क्वायर फुट का स्टार्टअप इंक्यूबेशन हब बनाने का भी निर्णय कल लिया गया है और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से अलग अलग विषयों के ऊपर जो कल चर्चा हुई, आगे चल के वहाँ पे लोग अपना घर बना सकें, वर्कर्स के लिए डॉर्मेट्री हाउसिंग बने, वहाँ का कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अस्पताल बन रहा है वहाँ पे, एक यूनिवर्सिटी आ रही है, साथ ही साथ स्कूल हो, क्लब हाउस हो, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ हो, इन सब चीज़ों पे और ध्यान केंद्रित करते हुए हम इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र को महाराष्ट्र की और देश की शान बनाने के लिए संकल्पित है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से इस बजट ने मिडिल क्लास को राहत दी, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए सीधा मिडिल क्लास के हाथ में दिया, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार ने 1,500 रुपये प्रतिमाह हमारी बहनों को देने का काम शुरू किया, जिस प्रकार से निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आधारभूत सुविधाओं पे 11,20,000 करोड़ रुपए इस वर्ष बजट में घोषित किया गया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन हो, अनुसंधान NRF हो, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम सहयोग दे सकें, नया स्टार्टअप फंड हो, फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 10,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड जो इस बजट में घोषणा की गई, 100 और अधिक इंडस्ट्रियल हब्स जहां प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर देश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगह पर हम शुरू करने जा रहे हैं। एक प्रकार से एक ज्वलंत औद्योगिक विकास जो तेजी से आगे बढ़े औद्योगिक क्षेत्र, और देश और दुनिया की ज़रूरतें 140 करोड़ भारतवासियों के विकास का काम और उनको एक
विकसित भारत 2047 के अपने प्रण के साथ जोड़ने का जो संकल्प लेके हम चले हैं, वो संकल्प डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और नेतृत्व में अवश्य विकसित मराठवाड़ा, विकसित महाराष्ट्र को बल देगा और विकसित महाराष्ट्र विकसित भारत की शान बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर कल एक जो निर्देश दिए थे सीईओ को कि जहां जिस जगह पर उद्योग अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, वो जो जगह है वापस ली जाए और नए लोगों को, कैसा है, कैसे? निर्देश वापस लेने का नहीं है, निर्देश है कि सभी को सर्वे किया जाए। जहाँ जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में लोगों को ज़मीन दी गई है, उन्होंने कुछ प्रपोजल दिया होता है, जब ज़मीन मांगते हैं उसके हिसाब से ज़मीन का पूरा क्षेत्रफल तय होता है, तो उसको स्टडी किया जाए, सर्वे किया जाए। और अगर कोई बहुत सालों साल से ज़मीन लेके बैठा है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से बिना कारण अपना प्रोजेक्ट नहीं लगा पाए, कोई कारण हो, जस्टिफिकेशन हो, फोर्स मेजर हो, कुछ, वो स्टडी करने का आदेश दिया है। ऐसा मैंने पेपरों में पढ़ा था, मुझे स्वयं कोई जानकारी नहीं है। मुझे मालूम नहीं है उनके प्लान्स के बारे में, मेरा कोई व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई है। सर, और एक का जो लैंड पार्सल है वो जितना एक्वायर्ड था करीब करीब खत्म हो गया। हमारा लैंड पार्सल 550 एकड़ के आसपास है, डिमांड काफी ज्यादा है, तो लैंड एक्विजिशन के बारे में कुछ निर्णय कर हुआ है क्या? मुझे लगता है कि ऑलरेडी नोटिफाइड है यहाँ पे ज़मीन, और उसके ऊपर मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से भी बात करूँगा और सीईओ MIDC को भी मैंने कहा है कि उस पर आगे क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उस पर वो जल्द से जल्द विचार करके निर्णय लें। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी सोयाबीन का मुद्दा और उसका एक्सपोर्ट, उसको लेके किसानों में एक धारणा बनी हुई। मुझे लगता है जिस प्रकार से 90% भाजपा के और 235 आमदार चुन के आए हैं, हमारे लोगों की जो समस्या थी उसको हमने हल किया। केंद्र सरकार सोयाबीन खरीदने के लिए खड़ी रही थी। NCCF, NAFED पूरे महाराष्ट्र में जितना सोयाबीन जिसको देना था MSP पे खरीदने के लिए खड़ी थी और किसान उससे पूरी तरीके से संतुष्ट है। मैंने कल चेक किया, BSNL को हाल में ही मोबाइल टावर लगाने के लिए ज़मीन दी गई है। हम और भी एक्सप्लोर करेंगे अगर और कोई कंपनी भी अपना मोबाइल टावर लगाने के लिए तैयार हो। और आगे मैंने निर्देश दिया कि जहां भी हम औद्योगिक शहर बनाएं तो मोबाइल कनेक्टिविटी पहले से ही सुनिश्चित है। एक जगह आइडेंटिफाई हुई है, मैंने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो यहाँ की है उनसे कहा है कि वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, डिमांड सर्वे करें, कितनी रिक्वायरमेंट, कितनी बुकिंग मिल सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा निवेश करके बनाएं अगर और फिर उसको साल में 1 या 2 4 बार ही इस्तेमाल करें तो आपका ही पैसा है, पब्लिक का पैसा है, तो ज़रा हमें सोच समझ के ही खर्चना चाहिए। भारत का रुपया वास्तव में बाकी सब इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हमारे साथ स्पर्धा में रहती हैं उन सबके परिप्रेक्ष्य में भारत का रुपया सुधरा है और मजबूत हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के चुनाव के बाद पूरे विश्व में लगभग सभी करेंसीज गिरी हैं और मुझे आनंद है कि भारत में अच्छे पर्याप्त रिजर्व्स थे हमारे पास, जो पिछले 10 वर्षों में रिकॉर्ड FDI आया, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुए, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आए, रिकॉर्ड टूरिज्म हुआ। इस सब के माध्यम से जो अच्छी हमारे पास मुद्रा थी, विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज, उसके कारण भारत का रुपया बाकी सब करेंसीज के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। कपास को इंपोर्ट करने की जरूरत लगती है आपको, क्योंकि हम लोग इसमें अलग अलग टाइप के कपास होते हैं। जो भारत में बनता है उसको तो हम प्राथमिकता देते ही हैं, उसका MSP हम घोषित करते हैं, और अगर मार्केट के प्राइस MSP से कम होते हैं तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खड़ा है हमारे किसानों को MSP देने के लिए, और जितना कापूस बनता है
भारत की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से एमएसपी को एश्योर करती है अपने किसानों के लिए। कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट में लगती हैं, जैसे शायद पीमा कॉटन या कुछ होता है, कुछ स्पेसिफिक हाई फाइबर कॉटन्स होते हैं, वो कॉटन के बारे में अलग से देखना पड़ता है। लेकिन मुझे आनंद है कि इस बजट में अनाउंस किया गया है कि कॉटन प्रोडक्टिविटी के ऊपर शोध किया जाएगा, उसके नए सीड्स बनाए जाएंगे और कॉटन मिशन, कापूस का एक मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट में मंजूरी दी है और उससे हमारे किसानों का उत्पादन कैसे बढ़े और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से उनकी आमदनी कैसे बढ़े, उस पर केंद्र सरकार और कृषि मंत्रालय काम कर रहा है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, वो मुझे मालूम नहीं है। ऑरिक में हम लोग सस्ती बिजली देने की बात करते हैं। महाराष्ट्र में वास्तविकता देखें तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है। इसको कैसा सर हम लोग 8 रुपए के करीब करीब जो लोग हम कह रहे हैं, बातें चल रही हैं, हाउ इट इज पॉसिबल? ऑरिक को एक विशेष छूट मिली है, उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस अलग मिला है, तो ऑरिक मार्केट में जाके बिजली खरीद सकता है और उस क्षेत्र में जो उद्योग लगता है उसको कॉस्ट के हिसाब से, अपने खुद के खरीदने के कॉस्ट के हिसाब से बिजली उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए ऑरिक की बिजली का रेट बाकी क्षेत्रों से अलग हो सकता है। ऐसी कोई जानकारी हो तो जरूर हमारे माननीय सांसद हैं भागवत कराट जी, हमारे मंत्री हैं अतुल सावे जी, आप उनको जानकारी दें। ये निर्णय मेरा नहीं होता है, एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR, उस पर मेरी जानकारी के हिसाब से स्टील उद्योग ने एप्लीकेशन दे रखी है। मुझे मालूम नहीं है सेफगार्ड ड्यूटी है या एंटी डंपिंग है या CVD है, जो भी उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है, इतनी जानकारी है। और वो अपना एकदम ऑटोनमस इंडिपेंडेंट स्टडी करके सब चीज़ों के जानकारी लेके भारत में क्या पोजीशन है, अंतर्राष्ट्रीय क्या पोजीशन है, सबको देख के वो अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, उसके बाद ही उस पर उपयुक्त कार्रवाई होती है। डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए हैं तब से भारत के साथ जो व्यवहार हो रहे हैं उसमें थोड़ी कमतरता आ रही है, कुछ अनुदान वो बंद कर रहे हैं और नेपाल का भी अनुदान उन्होंने फिलहाल बंद। जो गलत लोग काम करते थे उनका अनुदान बंद होना मैं समझता हूँ खुशी की बात है। जिस प्रकार से कुछ संस्थाएं भारत के लोकतंत्र में इंटरफेयर करती थी, अगर उसके ऊपर जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्तियों के ऊपर माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सख्ती बरकाते हैं, तो मैं समझता हूँ 140 करोड़ देशवासी खुश होंगे, क्योंकि फेक नैरेटिव लोगों को गुमराह करने के अलावा और राजनीतिक हस्तक्षेप करके जॉर्ज सोरोस जैसी व्यक्ति और उनकी जो संस्थाएं हैं, जो कांग्रेस पार्टी के साथ और उनके मित्र पार्टियों के साथ मिलकर भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर सख्ती बरतना मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्रियल एरिया इज अ वेरी वाइब्रेंट एरिया हियर। शेंद्रा एंड बिडकिन आर ऑलमोस्ट फुल। सर भले ही आपका हिस्सा ना हो, लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए सर शहर में काफी कंजेशन है, इसको कनेक्ट। इसकी कल मेरे सामने प्रस्ताव रखा गया है, तो वो मैं देवेंद्र फडणवीस जी से बात करूंगा। टैक्स ट्रिब्यूनल का एक प्रश्न था, मुझे मालूम नहीं होगा, मेरा विभाग नहीं है, तो आई डोंट नो। किसने कल रेज भी नहीं किया, नहीं तो मैं पता करके रखता। CII ने बजट से पहले सर आपको कुछ एक सूचना दी थी, रोजगार कैसे बढ़ेगा, इस पर सरकार ने कितना बजट। मुझे लगता है कि आप अगर CII के ही वक्तव्य देखें, फिकी, CII, एसोचैम, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मराठवाड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप किसी को भी जाके पूछ लीजिए। मुझे लगता है आपके पत्रकारों के बीच में भी आप चर्चा कर लीजिए, आपके एडिटोरियल्स देख लीजिए, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स देख लीजिए, किसी ने इस बजट के ऊपर किसी प्रकार का सवाल नहीं उठाया। एक आनंद का माहौल पूरे भारत में रहा, चाहे वो मिडिल क्लास हो जिससे कंजम्पशन लेड ग्रोथ होगी, और अर्थशास्त्री कहते हैं
1 लाख करोड़ अगर मिडिल क्लास की जेब में दिया है तो उसका इम्पैक्ट 2.5 गुना होता है कंजम्पशन लेड ग्रोथ से। जब कंजम्पशन बढ़ती है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से हो या कंजम्पशन से ग्रोथ होती है, या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं और लोगों की जेब में कमाई बढ़ती है, उससे जो कंजम्पशन आता है मार्केट में, उससे कारोबार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, उससे उद्योग के पास डिमांड आती है और ऐसे ही देश प्रगति करता है। इसीलिए भारत आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और आने वाले अमृत काल में 2047 तक भारत की जो विकास की यात्रा है वो तेज गति से हमारे युवा शक्ति के आधार पर, हमारी महिला शक्ति के आधार पर, हमारे किसानों के आधार पर, हमारे कामगारों के श्रम से आगे चल के भारत को एक 30-35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएगी और विश्व में अगले 2-2.5 साल 3 साल में वैसे भी भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तेजी से अग्रसर है। मैं समझता हूँ हम सब के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास भारत में हो रहा है और जैसा उन्होंने देश को कहा था, भारत में विकास भी हो, भारत की विरासत को भी और मजबूत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।